नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर श्रावस्ती से है। नवनिर्माण के 9 वर्ष पर 9 दिवसीय मेले के 7वें दिन कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। फीता काट कर व दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया गया। विभिन्न विभागों के स्टॉल व प्रदर्शनी का किया गया निरीक्षण और साथ ही लाभार्थियों को लैपटॉप, प्रमाण पत्र व टूल किट का वितरण किया गया। टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों व निपुण विद्यालयों को किया गया सम्मानित। 75 नाविकों को लाइफ जैकेट वितरित की गई। बाढ़ सुरक्षा विशेष पर जोर दिया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों व छात्राओं की प्रस्तुतियों ने मोहा है मन। मंत्री बोले, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी बन रहा उत्तम प्रदेश। चालीस लाख से ज्यादा नए नामांकन हमारी सरकार द्वारा हुए। 50 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन भी उन नौजवानों को बांटने का काम किया। 50 लाख करोड़ के निजी निवेश प्रस्ताव भी उत्तर प्रदेश सरकार को मिले, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े, नौजवानों को नौकरियां मिली और प्रदेश में अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगर मैं कहूं तो आज मुझे खुशी होती है कि इन 9 वर्षों में भारी बदलाव देखने को मिला है। हमने हर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हो, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर हो या वाटर कनेक्टिविटी हो, हमने तीनों पे हमारी सरकार ने काम किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और आज मुझे खुशी है कि आज एक्सप्रेस वे 2017 में जो 2 एक्सप्रेस वे थे पूरे प्रदेश में, आज वो एक्सप्रेस वे 22 एक्सप्रेस वे हो गए हैं। पूरे देश में एक्सप्रेस वे में करीब 55% की हिस्सेदारी आज उत्तर प्रदेश की है, जो एक बड़ी हिस्सेदारी प्रदेश की आई है। एयरपोर्ट जो पहले 2 थे वो 16 एयरपोर्ट हो गए हैं। जेवर एयरपोर्ट का भी अभी 28 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उसका लोकार्पण हो रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। कार्गो के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो उसका लोकार्पण होने जा रहा है। उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर यूनिट भी उत्तर प्रदेश में लग रहा है, उसका काम चल रहा है। 7 शहरों में मेट्रो की स्थापना हुई। दिल्ली मेरठ में जो नमो रेल हुई है वो भी पहली उसका लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कदमों द्वारा हो चुका है, जिसकी शुरुआत हो गई है। शहरी एवं ग्रामीण विकास में भी संतुलित विकास करने का काम हुआ है। करीब 62 लाख से अधिक परिवारों को पक्के मकान देने का काम हमारी सरकार ने किया। गांवों में सड़क, बिजली, पानी की बुनियादी सुविधाओं का व्यापक जाल बिछाने का काम हुआ। हर घर नल योजना के माध्यम से हर घर में पानी का नल की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। पर्यटन के क्षेत्र में मैं अगर मैं कहूं तो एक बहुत बड़ी
खबर अलीगढ़ से ही, जहां यातायात पुलिस लाइन सुरक्षा विहार के नवीनीकरण का उद्घाटन एवं सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दिनांक 24 मार्च 2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ द्वारा सुरक्षा विहार स्थित यातायात पुलिस लाइन के नवीनीकरण कार्य का विधिवत उद्घाटन किया गया। नवीनीकरण के उपरांत यातायात पुलिस लाइन में आधुनिक सुविधाओं का समावेश किया गया, जिससे यातायात व्यवस्था के संचालन में और अधिक सुगमता और साथ ही प्रभावशीलता सुनिश्चित होगी। पुलिस कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उद्घाटन कार्यक्रम के उपरांत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना एवं दुर्घटनाओं में कमी लाना था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से यातायात पुलिस लाइन परिसर में पौधारोपण भी किया गया एवं यातायात पुलिस लाइन का भ्रमण निरीक्षण भी किया गया। सड़क सुरक्षा प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है तथा यातायात नियमों का पालन कर हम न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी जान बचा सकते हैं। उन्होंने हेलमेट, सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग पर भी निर्धारित गति सीमा से बाइक वाहन चलाने का भी विशेष इन सभी बातों पर जोर दिया। सर, किस तरह का कार्यक्रम था, आज क्या आया? बेसिकली ICICI लॉम्बार्ड ने हम लोगों से संपर्क किया था कि वो ट्रैफिक को लेके, एक्सीडेंट को लेके जो एक मुहिम है जिसमें हम लोग को एक्सीडेंटल डेथ्स जो हो रही है उसको कम करना है, साथ ही साथ अवेयरनेस फैलानी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि पार्टिसिपेट करना है। तो इसी क्रम में उन्होंने आज हेलमेट का वितरण किया है और साथ ही साथ जो हमारे बैरियर हैं वो भी इन्होंने डोनेट किए हैं अलीगढ़ पुलिस को, जो कि अलीगढ़ पब्लिक की सेवा में समर्पित है। साथ ही साथ जो पुलिस लाइन है, ट्रैफिक पुलिस लाइन, इसमें ऑफिसेज जो हैं उनका आज नवीनीकरण किया गया है, जिसमें साइबर सेल भी है, जिसमें CO ट्रैफिक का ऑफिस है, TD के ऑफिसेज हैं, साथ ही साथ ASTU के भी ऑफिसेज हैं। तो सभी का नवीनीकरण किया गया है। आपके माध्यम से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जनपदवासियों से कि वो हेलमेट ज़रूर पहनें। जो एक्सीडेंटल डेथ हो रही है अलीगढ़ में काफ़ी भारी संख्या है, एक्सीडेंट्स की भी भारी संख्या है, जिससे उसमें कमी आ सके। पीछे वाले को ज़रूर हेलमेट पहनाएं। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ जा रहे होते हैं तो हस्बैंड को हेलमेट पहन रखा होता है, लेकिन अपनी वाइफ या अपनी सिस्टर को, अपनी मदर को वो हेलमेट नहीं पहनते। उनको ज़रूर पहनाएं, क्योंकि जो गाड़ी चला रहा होता है उसको सामने से दिखाई देता है कि सामने क्या आ रहा है, तो वो दाएँ बाएँ हो सकता है, लेकिन पीछे बैठने वाले को पता नहीं चलता है। उसकी सुरक्षा भी इम्पॉर्टेंट है। ड्रिंक एंड ड्राइविंग ना करें और सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं जब भी 4 व्हीलर करें। बस मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें सहयोग करेंगे और जनपद अलीगढ़ निसंदेह इन पे कमी लाएगा जो एक्सीडेंटल डेथ्स हो रही है, और हम लोग टॉप 10 से बॉटम 10 पे जाएंगे। थैंक यू। चंदौली जिले में जल जीवन मिशन योजना में गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अधिशासी अभियंता अमित राजपूत को निलंबित कर दिया गया। ये कार्रवाई योजनाओं के धीमे क्रियान्वयन, अधूरे कार्य और साथ ही जन समस्याओं की अनदेखी के कारण करी गई है। जानकारी के अनुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर DDO नगर क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत कुल 229 योजनाएं चल रही हैं। इनमें से अब तक केवल 55 योजनाएं पूरी की गई है, जबकि 157 योजनाएं अधूरी है। इन अधूरी योजनाओं में मात्र 82 पानी के
टैंक भी चालू स्थिति में है। इस धीमी प्रगति को शासन ने गंभीरता से लिया है। जांच में यह भी पाया गया कि कई स्थानों पर पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाई है, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। इसके अतिरिक्त शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही, निगरानी का अभाव और साथ ही संविदा कर्मियों के वेतन भुगतान में देरी जैसी अनियमितताएं भी सामने आई। समाजवादी पार्टी के पूर्वी विधायक मनोज सिंह डब्ल्यू ने इस मुद्दे को लगातार उठाया है और साथ ही हाल ही में प्रदर्शन किया गया था और उनके प्रयासों से शासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा है। इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया और अन्य परिवारों की समीक्षा भी तेज कर दी गई है। विधायक जी, लगातार मुखर रहे आप। जलकल नल योजना में जो भ्रष्टाचार का मामला आया था, लगातार आप ऑफिस में पहुंचे, क्या कुछ कार्रवाई की गई है आपके मामले में? देखिए, ऐसा है कि बड़ी मछलियों का काम है। एक सीएन को सस्पेंड किया कि टर्मिनेट किया, उससे हमसे मतलब नहीं है। मेरे चंदौली के जो 1000 बच्चे हैं जो गांव-गांव ऑपरेटर का काम करते हैं और गार्ड का काम कर रहे हैं, वो फ्री में काम कर रहे हैं। उन लोगों को पैसा मिलना चाहिए, उनके हक की मजदूरी मिलना चाहिए, जो कि आज कई सालों से नहीं मिल रहा है। वह लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। एक सीएन को सस्पेंड करने से मैं खुश नहीं हूं। वो तो एक सीएन चाह ही रहा था कि अब लूट लिया है, अब गया, दूसरा एक सीएन आएगा तो कहेगा कि मुझे मालूम ही नहीं है। इसलिए मैं उससे मतलब नहीं है, यह लड़ाई जारी रहेगी। और 26 तारीख को मैं टाइम दिया हुआ, 24 तारीख है, 26 तारीख को क्या होता है उसके बाद मैं धरने पर बैठने का काम करूंगा। एक डेट दूंगा और धरने पर तब तक बैठूंगा जब तक हमारे बच्चों का पेमेंट नहीं मिल जाए। जिले में 229 परियोजनाएं हैं, इसके बाबत मात्र 52 रनवे पे है और करीब करीब 85 ऐसे टंकी बने हैं जो आधे अधूरे हैं। तो इसके बाबत क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि 467 टंकियां जिले में बनी हैं, उसमें किसी की टंकी नहीं बनी है, किसी का कुछ नहीं बनी है। जो 200 कुछ बता रहे हैं वो ऑलरेडी 2022 में चालू हो गए। सरकार ने पूरा पैसा दे दिया है ठेकेदार को कि ये पैसा आप ले लो, इसमें आप टंकी भी बना लो, लोगों को पानी भी पिलाओ और 10 साल उसका मेंटेनेंस करो। जो वो प्रधान जी से लिखवा के 2022 में टंकियों को चालू कर लिए 200 के करीब, वो टंकियां 2032 में उनका टाइम खत्म हो जाएगा। 2031 में वो लोग झोला झक्कर उठाएंगे और लेके चल देंगे, कहेंगे हम 10 साल संभाल दिए। और आज भी 5-6 साल होने के बाद भी 1 लीटर पानी किसी गांव में नहीं मिला है। अगर मिला है तो कोई भी अधिकारी हमको दिखाने का काम करे, या सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसलिए लिखा पढ़ी में काम चल रहा है। 26 तारीख को मुझे जवाब देंगे। अब एक सीएम कौन देता है जवाब, उससे मुझे मतलब नहीं है। 26 को नहीं हुआ तो एक डेट का मैं घोषणा करूंगा और धरने पर बैठने का काम करूंगा। ग्रामीण परेशान है और रास्ते भी इन लोगों द्वारा खन के छोड़ दिया गया, पाइप बिछा दी गई, लेकिन अभी तक कहीं पानी नहीं पहुंचा। देखिए साहब, मेरा फंडा साफ साफ है।
मैं टाइम टेबल से बैठता हूं, 7 दिन कहीं न कहीं बैठता हूं मैं, और मेरा टाइम टेबल जो रहता है वो टाइम टेबल के अंदर जो कंप्लेन लेके आता है उस कंप्लेन पर मैं काम करता हूं। ये रास्ता खोदे पर मेरे पास कंप्लेन नहीं आया है, इसलिए मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा। मेरे पास बच्चों का कंप्लेन आया है कि मुझे पेमेंट नहीं मिल रहा है, ये पेमेंट की अभी लड़ाई चल रही है। अगर मेरे पास कोई प्रधान आए, पूर्व प्रधान आए या गांव के लोग आए कि मेरा गांव का ये खोदा गया है, ये समस्या है, तो उनके भी काम करने लड़ने का काम आपका मनुष्य है। खबर सीतापुर से है, जहां अवैध प्लॉटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर मचा हड़का। अवैध प्लॉटिंग करके लगाया जा रहा था भू माफियाओं के द्वारा राजस्व को चूना। मानकों को ताक पर रखकर की गई अवैध प्लॉटिंग तहसील प्रशासन ने के बुलडोजर ने अब तक प्लॉटिंग पर किए हैं अतिक्रमण को हटाया। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान तहसील प्रशासन की टीम रही मौजूद। नैमिषारण्य क्षेत्र के ठाकुर नगर इलाके का पूरा मामला। बदायूं जनपद में थाना उघैती क्षेत्र के ई खेड़ा में गांव में 16 मार्च को सैलून संचालक की दुकान में घुसकर गोली मारने की घटना का पुलिस ने 22 मार्च को खुलासा कर दिया है। वहीं आज सैलून संचालक समीर की इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में एसपी ग्रामीण हरदेश कठेरिया ने 22 मार्च को पुलिस खुलासा करते हुए बताया कि उघैती पुलिस व एसओजी सर्विलांस की टीम ने एपुरा मोड़ के पास से चारों आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया है। और साथ ही दरअसल 16 मार्च को ग्राम ईख खेड़ा के एक हेयर सैलून में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने संचालक समीर को निशाना बनाते हुए फायर किया था और गोली लगने से समीर गंभीर रूप से घायल हो गया था। शादी के बाद समीर द्वारा महिला को लगातार परेशान किया जा रहा था। आपको बता दें, हमलावर घटना को अंजाम देकर बाइक से भाग गए थे। घायल समीर के आरोपी मनवीर की पत्नी से विवाह से पूर्व संबंध थे और शादी के बाद से ही समीर द्वारा महिला को लगातार परेशान किया जा रहा था। महिला ने अपने पति से शिकायत की थी। बताया गया कि मनवीर ने पहले समीर को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बाद में उसके रवैये पर सुधार नहीं हुआ। इसके बाद मनवीर ने अपने चचेरे भाई यशपाल व अन्य साथियों राकेश और आशीष के साथ मिलकर समीर को रास्ते से हटाने की साजिश रची और आरोपियों ने सैलून की दुकान में घुसकर समीर पर फायरिंग कर दी और वहां से भाग गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से बाइक, 2 तमंचे, कारतूस, चाकू, 3 मोबाइल फोन बरामद कर जेल भेज दिया है। वहीं आज सैलून संचालक समीर की आज इलाज के दौरान बरेली में मौत हो गई। 16 मार्च को समीर नामक युवक जो कि मजरूब है, उसकी सैलून की दुकान है, उसको अज्ञात युवकों के द्वारा गोली मार दी गई थी, जिस पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आदरणीय एसएसपी महोदय के द्वारा भी घटना का निरीक्षण किया गया और उनके मार्गदर्शन में कई टीमों का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, सर्विलांस टीम की मदद से बीटीएस और अन्य संसाधनों का इसमें प्रयोग किया गया। कल दिनांक 21 मार्च को घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना उघैती की पुलिस टीम के द्वारा इसमें कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अभियुक्त मनवीर, उसकी ससुराल मजरूब के गांव में है। जो मजरूब है उसका और अभियुक्त मनवीर की पत्नी से अच्छे संबंध थे। विवाह के उपरांत भी यह उसको बात करता रहा, परेशान करता रहा। इसकी जब शिकायत उसकी पत्नी ने अपने पति से की तो मनवीर के द्वारा इसको समझाया गया, परंतु यह नहीं माना। तो मनवीर ने अपने भाई यशपाल के साथ योजना बनाई। यशपाल अपने 2 और जो उसके दोस्त हैं आशीष और राकेश, उनके साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया गया। इसमें कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें घटना में प्रयुक्त 2 अवैध तमंचे, कार्टेज सहित और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अन्य विधिक पुलिस अधीक्षक
अधीक्षक अमरोहा अमित कुमार आनंद के निर्देशन में जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर जनपद अमरोहा में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को बढ़ावा देने हेतु मिशन शक्ति आयोजन के फेज 5 के द्वितीय चरण के अंतर्गत एक भव्य जागरूकता स्कूटी रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद द्वारा पुलिस कार्यालय अमरोहा में स्कूटी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली का उद्देश्य आमजन विशेषकर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूकता दिलाना था। ये रैली पुलिस कार्यालय अमरोहा से प्रारंभ होकर रीगल 77 तक निकाली गई, जिसमें यूपी 112 की गाड़ियां एवं जनपद के समस्त थानों पर नियुक्त मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी द्वारा मई टीम के साथ सहभागिता की गई है। आपको बता दें, रैली के दौरान विभिन्न स्थानों पर आमजन को महिला सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई तथा हेल्पलाइन नंबरों के प्रति जागरूक भी किया गया, जिससे आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सहायता प्राप्त की जा सके। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जनपद में निरंतर जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएं, जिससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़े और वे सुरक्षित वातावरण में अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से उपयोग भी कर सकें। ऑपरेशन क्लीन 2 के अंतर्गत थाना नौगावा सादात में एमवी एक्ट में कुल 21 दोपहिया वाहनों की नीलामी की गई। नीलामी में 1,95,000 की राजस्व की प्राप्ति हुई है। अमरोहा पुलिस द्वारा अब तक कुल 433 वाहनों की नीलामी कर 65,28,384 रुपए राजस्व प्राप्त किया गया। प्राय थाना परिसर व परिसर के बाहर बेतरतीब तथा बेहिसाब संख्या में 2 पहिया व 4 पहिया वाहन खड़े रहते हैं। इन वाहनों पर थाने की काफी आर्थिक भूमि व्यर्थ की जाती है। दैनिक थाना कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद द्वारा जिले के सभी थानों के भ्रमण के दौरान पाया गया कि थाना परिसर में लंबे समय से काफी संख्या में लावारिस मुकदमावती एवं एमवी एक्ट में सीज शुदा वाहन खड़े हैं, जो धूप, गर्मी, बरसात की वजह से जंग लगकर धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, जिस कारण से न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होते हैं। साथ ही राष्ट्रीय संपत्ति की हानि भी हो रही है। वाहनों के भरण शरण में कारण थाना परिसर में रहने व आने जाने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य के प्रति प्रतिकूल प्रभाव भी संभावना बनी रहती है। थाना परिसर में लंबे समय से खड़े वाहनों के संबंध में समय समय पर न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए। माननीय उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन संख्या 2745/2002 सुंदर भाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राजस्व में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में थाने में खड़े वाहनों के निस्तारण हेतु श्री अमित कुमार आनंद पुलिस अधीक्षक अमरोहा के निर्देशन में थाने पर खड़े माल, मुकदमालाती व अन्य वाहनों के निस्तारण हेतु जनपद अमरोहा में ऑपरेशन क्लीन 2 प्रारंभ किया गया।
सीतापुर में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट की घटना में 7 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। एक महिला को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस से की गई शिकायत। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। थाना रामपुर कला क्षेत्र के दहवा ग्राम पंचायत का पूरा मामला बताया जा रहा। दहावा थाना कौन सा है? रामपुर कला। काहे के लिए मारपीट हुई? जमीनी विवाद चल रहा था रास्ते के लिए काफ़ी दिन से। इसी की वजह से हमारे भाभी को मारा। खेत पे गई थी, वहाँ से जब वो आई तो हम हमारी भतीजी को मार रहे तो हमारी माँ ने गई तो हमारी माँ के ऊपर सलीम, करीम, अलीम इन लोगों ने मारा तो हाथ टूट। कई लोग हैं मारने वाले? हम वो तो रहते नहीं कर नहीं, उनकी तरफ से कितने लोग थे मारने वाले? उनकी तरफ से नहीं, काफ़ी लोग हैं। कई लोग चोट लगी तुम्हारी तरफ? हमारी भी लगी है। हमारी टोटल कितने लोग चोट लगी? 6-7 लोगों ने लगी। 7 लोगों को लगी। तो पुलिस से शिकायत की है? कोई पकड़ा गया? कोई क्या चाहते हो? हमारे भाई को पकड़ के ले गए। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं उन लोगों को सजा मिले। क्या नाम तुम्हारा? मोहम्मद वकील। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में वन विभाग और एसएसबी की टीम ने तस्करी के एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित ककरदरी वन रेंज के हकीमपुरवा इलाके में देर रात एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। मुखबिर की सटीक सूचना पर जब टीम ने घेराबंदी की तो वहां खलबली मच गई। तस्करों के कब्जे से 3 ट्रैक्टर ट्रॉली और उसमें लदी 195 बोरी कटी हुई काली धूप बरामद की गई है। बताया जा रहा कि नेपाल की पहाड़ियों से श्रावस्ती में तस्करी कर ये धूप लाई जा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस बरामद खेप की कीमत करीब 40 लाख रुपए आकी गई है। और एसएसबी की टीम ने नेपाल से आती हुई 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को देखा गया और जिसमें धूप की लकड़ी बोरों में रलदी हुई थी। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 ट्रॉली ककरदरी रेंज कार्यालय में लाकर खड़ा कर दिया गया। बाकी आगे की जांच की जा रही है। और एसएसबी की टीम ने नेपाल से आती हुई 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को देखा गया और जिसमें धूप की लकड़ी बोरों में रलदी हुई थी। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 ट्रॉली ककरदरी रेंज कार्यालय में लाकर खड़ा कर दिया गया। बाकी आगे की जांच की जा रही है। खबर चंदौली से है, जहां अर्घ्य देने से पहले व्रतियों ने पूजा अर्चना की और कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यास्त का इंतजार किया। फूल और पकवान से सजी टोकरियां हाथों में लेकर जल व दूध से सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया गया। सूर्य उपासना का ये 4 दिवसीय महापर्व रविवार को नहाए खाए के साथ शुरू हुआ। सोमवार को निर्जल व्रत रखने वाली व्रतियों ने शाम को बखीर का भोग लगाकर 36 घंटे उपवास की शुरुआत की है। मंगलवार सुबह से ही अर्घ्य की तैयारियां जोरों पर थी। घरों में साफ सफाई की गई, पकवान तैयार किए गए और बाजार से फलों की खरीदारी भी हुई है। शाम के समय स्नान ध्यान के बाद व्रती अपने परिवार के सदस्यों के साथ नगर के मानसरोवर तालाब और साथ ही दामोदर दास पोखरा और साथ ही माल गोदाम पोखरा और सहित अन्य सरोवर तटों पर पहुंची हैं। यहाँ कलश स्थापित कर भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की गई। चैती छठ पर्व के श्रद्धालु प्रीति सागर चौबे ने बताया कि छठ पूजा संतान प्राप्ति और साथ ही आपको बता दें कि सुख समृद्धि के लिए की जाती है। और एक अन्य श्रद्धालु प्रियंका देवी ने भी छठ पर्व के महत्व को बताते हुए कहा, ये सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? अनीता शर्मा। अनीता जी, आप छठ की है, क्या महत्व है छठ का? क्या कामना की आपने? मेरे को मैं यही बोलूंगी, हर जगह यही बोलूंगी कि सब लोग करें, क्योंकि इनकी बहुत महत्व है, बहुत मान्यता है। मुझे 6 साल बाद पुत्र प्राप्त हुए हैं इनकी कृपा से, तो मैं ये चाहूंगी कि हर साल मैं ये छठ पूजा करती रहूं और ऐसे ही सारी मनोकामनाएं पूरी हों, सबकी हों। परिवार के, समाज के लिए क्या प्रार्थना की छठ माता? सबको सुखी रखे, सबकी जो जो इच्छा हो, जितनी इच्छाएं हो, सब पूरी हो। प्रियंका देवी।
क्या नाम है? प्रियंका देवी। प्रियंका की छठ आप बरतती है, क्या महत्व है छठ का? छठ का बहुत महत्व है। छठ करना चाहिए। जो लोग करता है छठ नवंबर में, उसको ये भी छठ करना चाहिए। क्या विशेष है छठ का? बहुत विशेष है छठ। उस छठ से भी छठ का बहुत ज्यादा महत्व है। बरेली जिले में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का अभियान एक बार फिर सुर्खियों में है। ताजा मामला थाना सीबीगंज क्षेत्र के रामपुर रोड का है, जहां नगर निगम ने तस्करी जमीन पर बने निर्माण को अवैध करार देते हुए तोड़फोड़ कर दी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में कि जद में आए स्थानीय दुकानदार डॉक्टर अमित गुप्ता और साथ ही जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनका नक्शा लोक निर्माण विभाग से विधिवत स्वीकृत था, फिर भी नगर निगम ने उसे अमान्य ठहराकर उनकी दुकानें जबरन ध्वस्त कर दी है। डॉक्टर अमित गुप्ता का कहना है उन्होंने निर्माण पीडब्ल्यूडी से अनुमानित नक्शे के अनुरूप किया था और सभी मानकों का पालन किया गया था। नगर निगम ने हमारे नक्शे को ना मानते हुए बिना समुचित सुनवाई के हमारी दुकानों को तोड़ दिया है। उन्होंने जिला प्रशासन से न्याय की मांग करते हुए कहा। गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि इस कार्रवाई के पीछे गौरव गुप्ता और सौरभ गुप्ता का दबाव है। फिलहाल सीबीगंज में तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रभावित दुकानदारों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सुनवाई की मांग की है। अमित कुमार गुप्ता है। मैं रहने वाला तो वैसे बरेली सीबीगंज का हूँ, लेकिन मैं लगभग पिछले 4 सालों से जो है लगातार बदायूं में रहता हूँ। यही मेरा निवास स्थान है। और जो मेरी दिक्कत है वो ये है कि नगर निगम जो है वो मेरे फादर की दुकान को तोड़ना चाहती है। ठीक है। और असलियत में जो है ये एक हमारा पारिवारिक मुद्दा है, जिसमें जो है गौरव गुप्ता और सौरभ गुप्ता नाम के ये 2 अभियुक्त हैं, जो कि बहुत ही बदमाश टाइप के लड़के हैं ये दोनों। ठीक है, दबंग हैं। ठीक है, बहुत बड़े रईस कॉन्ट्रैक्टर भी हैं ये। ठीक है। और हमारा जो बिल्डिंग का नक्शा है वो 1961 में पीडब्ल्यूडी द्वारा स्वीकृत है। ठीक है। और 1964 में जो है द यूपी गवर्नमेंट का रोड साइड लैंड एक्ट भी रूल्स आया था, जिसमें जो है मध्यांतर से मतलब रोड के मिड से आप 75 फीट के बाद में बिल्डिंग बना सकते हैं। और मेरा तो ऑलरेडी पहले से उसका नक्शा पास है। मेरा तो 80 फीट और 85 फीट पे बना हुआ है। ठीक है। लेकिन और आपके एक्ट में तो 75 फीट की ही बात की गई है। मैंने तो और उससे 5 फीट पीछे ही हूं। ठीक है। और उसके बाद में जो है उससे पहले मेरे बिल्डिंग बनाने से पहले भी जो है वहां पे एक नाला बना हुआ है, जो कि लगभग 10 फीट चौड़ा है। और उसके पास नगर निगम को कोई काम भी नहीं है वहां पे, ना ही वो कुछ वहां कभी बनाने आ रहा है। लेकिन वो सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता जो है अनावश्यक रूप से झूठी शिकायतें कर करके और वो जो है उस बिल्डिंग को तोड़ना चाहते हैं। और अगर तोड़ना ही चाहता है नगर निगम, तो पूरे बरेली के अंदर एक ही नियम होना चाहिए कि भाई 27.5 मीटर पे हम तोड़ेंगे। तो 27.5 मीटर का मतलब हो गया 90 फीट पे तोड़ेंगे। तो आप जो है पूरा किला छावनी से लेके और पश्चिम फतेहगंज तक आप पूरा तोड़िए। तोड़ना ही है तो आप उसके बाद में जाइए क्या कहते हैं पीलीभीत बाईपास पे जाइए, आप मिनी बाईपास पे जाइए, आप सब जगह जाइए, सब जगह तोड़िए। लेकिन जो आपने खुद रूल बनाया हुआ है 1964 का उत्तर प्रदेश का ये पीडब्ल्यूडी का एक्ट है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जो है 75 फीट पे बना सकते हैं। और मेरा तो नक्शा भी पास है 1961 का। मैं यही चाहता हूं कि जो सही बात है उसको रखा जाए। मेरे ऊपर आज तक कभी किसी भी निर्माण निगम की या नगर निगम द्वारा कोई भी अतिक्रमण की कोई कार्रवाई नहीं हुई इससे पहले, ना कभी कुछ हुआ। लेकिन ये अनावश्यक से जो सौरभ गुप्ता गौरव गुप्ता है, जो कि एक माफिया टाइप से हैं, ठीक है, दबंग लोग हैं। और ये जो है अनावश्यक रूप से जो है अपने पैसे का इस्तेमाल करके शासन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं जो नियम के अनुसार है वो करें आप। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखिए उत्तर प्रदेश का ये एक्ट है जिसमें साफ साफ लिख रहे हैं वो लोग कि इसमें जो है ये कंसीडर किया हुआ है। और इसमें इन्होंने आप देख सकते हैं इसमें जो है 75 फीट पे ये देखिए आप जूम करके भी देख सकते हैं कि 75 फीट पे उन्होंने खुद लिखा है एनएच पे बनाने के लिए। जब गवर्नमेंट की खुद की गाइडलाइन बनाई हुई है तो वो अपनी ही गाइडलाइन बना रहा है और दूसरा उसको वो खुद तोड़ रहे हैं गाइडलाइन को। मॉर्निंग आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।